जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे प्रतिशत की क्लास और वो क्लास होगी जो अभी तक आपके एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। CGPSC, व्यापम या फिर छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एक लाइन में कहा जाए तो हम PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लें कि अभी न्यूज़ में बहुत सारी वैकेंसियों का पता चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट समय लूंगा। ठीक है। यदि देखा जाए तो लगभग 30 नंबर का आपका मैथ्स पूछा जाता है कुछ कुछ एग्जामों को छोड़ के। ठीक है। 20 नंबर का आपको कंप्यूटर तो मिनिमम पूछा ही जाता है और 20 नंबर का आपको रीजनिंग पूछा ही जाता है। ठीक है। यदि इस तीनों में आपका कमांड अच्छा हो गया तो 5, ये हो गया 30, 20, 50 और ये 70, तो 70 अंक आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। क्योंकि अगर और किसी अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो उस सब्जेक्ट में होता क्या है कि अधिकतम आपको रटना होता है। ठीक है। रटना होता है, याद करना होता है, तब कहीं जाके आप एग्जाम निकाल पाते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप यदि आप इतना नंबर रख लेते हैं तो आपके लिए इतना इजी हो जाता है 70 नंबर प्राप्त करना। ठीक है। ये आपका स्कोरिंग मार्क्स है। बाकी में आप जितना भी मेहनत करोगे, क्योंकि जीएस जीके बहुत अथाह होता है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मैथ्स बनाना सीख गए, कंप्यूटर पर प्रकाश करना सीख गए और रीजनिंग सीख गए, तो कहीं ना कहीं आपका 70 नंबर रिजर्व हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हिंदी बना सकते हो, हिंदी इंग्लिश आधा आधा नंबर करके। और छत्तीसगढ़, अगर हाँ इसमें एक और छत्तीसगढ़ जोड़ लीजिए, छत्तीसगढ़ लगभग 15 नंबर का भी पूछा जाता है, तो ऐसा करके आपका 85 नंबर कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। बाकी यदि आप हाफ हाफ नंबर भी ले लेते हो तो आपको चांसेस बढ़ जाती है किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब हम सीधे हमारे आज की क्लास पर चलेंगे। इससे पहले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी। ठीक है। नहीं आने का कुछ कारण था, अब इसके बाद से क्लासेस आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70% अधिक है। यदि 60% लड़के और 54% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। याद रखिएगा, ना प्राप्त करने वालों का आपको प्रतिशत पूछा गया है, प्राप्त करने वालों का नहीं। एग्जाम में वैसे ही बनाना जैसे मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं बी फॉर बॉयज, और ये होगा जी फॉर गर्ल्स और टी फॉर टोटल। ठीक है। जैसा कहा गया है वैसा करते जाइए, उसके सिवा कुछ मत कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से चला जाएगा। ठीक है। क्या कहा गया है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। किसकी अधिक है, लड़कों की। इसका मतलब ये है कि गर्ल्स की संख्या 100 होगी। जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे तो याद रखिएगा आप इसको 100 मान के चल सकते हैं। अब 70 अधिक है तो ये 170 हो जाएंगे। टोटल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 170, तो ये हो जाएगा हमारा 270। ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने इसका मान बैठा लिया। अब क्या करना है ये देखिए, अब हमको ये करना है कि यदि 60% लड़के और 54% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती है तो 170 का 60% कितना होगा, कुछ इस प्रकार से निकालिए। ये ठीक है। 17 से 6 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 102। वही पूछा गया है कि 54% जो लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। सभी प्रतिशत में चल रहा है ना, कोई अभी फिलहाल हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 102 और 54 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 156% जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले। नहीं करने वाले के लिए क्या करेंगे, इस टोटल में माइनस कर दीजिए। ठीक है। 270 में 160 156 को माइनस कीजिए, ये हमारा आ जाएगा 114। 114, तो इतने जो है छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अब हमको तो एक्चुअल वैल्यू पूछा नहीं गया है, पूछा क्या गया है, तो पूछा हमको इसका प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत इजी वे है। 114 का प्रतिशत निकालना है। टोटल संख्या हो जाएगा 270, प्रतिशत के लिए 100 से भागा लगा दीजिए, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या मिल गया, 1140/27। ठीक है। कितने बार में जाएगा, ये 42 बार में जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। 42 सही 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। भाग लगा के देखिएगा, आंसर ही आने वाला है। तो एग्जाम में आपको इस प्रोसेस से बनाना है, ना कि
कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लिखते रहते हैं दिया है ये वो ऐसे लिखते रहोगे तो फिर दिन बीत जाएगा और घंटी बज जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी शहर की जो जनसंख्या है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, मतलब बढ़ने के बाद ये हो गया 48,40,000। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 10%। तो 10% बढ़ रही है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 1/10। ठीक है, बढ़ रहा है, जब भी बढ़ने की बात कहे तो प्लस किया जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस 11 और नीचे 10, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। मान लेते हैं स्टार्टिंग जनसंख्या कितनी थी, x थी। ठीक है, तो पहले साल कितना बढ़ा, 11/10% बढ़ा, 11/10 बढ़ा। अगले साल कितना बढ़ गया, अगले साल फिर से 11 से 11/10 बढ़ गया। और इतना बढ़ने के बाद फाइनली इसका जनसंख्या कितना हो गया, 48,40,000 इसकी जनसंख्या हो गई। ठीक है, अब हमको पूछा गया है 2 साल पहले की जनसंख्या, मतलब x का मान निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको पक्षांतर कर दीजिए, सबको पक्षांतर कर दीजिए। अगर पक्षांतर नहीं करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए। 11 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 121, और 121 ये कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, उधर आ गया आपका 4, 1 2 3 4, 40 आ गया, और ये 20 और ऊपर चला जाएगा तो ये 20 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो किसमें है, तो इसमें है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक साल में किसी शहर की जो जनसंख्या है 5% वृद्धि होती है और उसके अगले साल 5% कमी आ जाती है। यदि दूसरे साल के अंत में, मतलब पहले साल बढ़ा और दूसरे साल घटा, उसके बाद होल वैल्यू कितना मिलता है हमको, यदि जनसंख्या 9,975 होती है तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी बताना है। सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हम बात किए। पहले साल की जनसंख्या को आप x मान लिए, x मानने के बाद हमें 5 का फ्रैक्शन निकालने के, 5 पर फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 बीसम 100। जब भी प्लस करने बोला जाएगा, जैसी वृद्धि बढ़ा इस प्रकार का शब्द आ जाएगा तो उसको जोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 21/20। वहीं आपको अगला साल कमी भी दिख रहा है तो कमी के लिए आपको माइनस करना होगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। बस फ्रैक्शन वैल्यू हमारा आ गया। पहले साल बढ़ा है तो 21/20 लिख लीजिए, अगले साल कम हुआ है तो 19/20 लिख लीजिए, और ये सब क्रिया होने के बाद 9,975 जनसंख्या हो जाती है। तो x का मान अर्थात पहले साल के समय कितनी जनसंख्या थी, यही उसको पूछा गया है। ठीक है, अब हम सीधे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x को अपने साइड रख लीजिए, 9,975 गुना 20 गुना 20, अब भागा लगाना है आपको 21 गुना 19 से। ठीक है, तो इसको आप किससे काट सकते हैं, ठीक है 21 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 400, कितने बार कट जाएगा, 21 एकम 21, ये आप कितने बार में कट जाएगा, 475 के आसपास या 425 में कटेगा ये। ठीक है, भाग लगा के देखिए कितने बार में कटता है ये आपको कटेगा 475 बार में कट जाता है। ठीक है, 475 बार में कट गया। उसके बाद इसको 19 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से अगर 19 से काटते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास 25 गुना, ये हो जाएगा आपका 400, ये 400 हो गया। अब होता है 25 चौके 100, 25 चौके ये 100 हो गया, पहले से 2 जीरो और है, ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 आंसर क्या है आपके ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार इसको आपको बनाना था बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगला प्रश्न, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सबसे पहले अपना एक मान लीजिए, ये आपके यदि पास व्यय हो रहा है, कि है कोई राशि यदि आपके पास व्यय हो रही है तो अब इसका मतलब क्या होता है, दर गुना खपत, दर गुना खपत होता है। ठीक है, इसको ऐसा मान लीजिए, यदि आपके पास 10 रुपए है और आप 5 पेन खरीदते हैं तो 50 रुपए आपके पास व्यय हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब हमको पूछा गया खपत, पूछा गया तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, या फिर खपत को हम कैसे लिख सकते हैं, खपत को हम अगले में लिख सकते हैं, इसको खपत इज इक्वल टू, ये हो जाएगा खपत, खपत इज इक्वल टू हो जाएगा व्यय बटा दर।
व्यय बटा दर, खपत का यदि हमको निकालना तो व्यय बटा दर, बस इतना हमारे लिए बहुत है, इतना हमारे लिए बहुत है। अब देखिए हमको कुछ दिया गया है, ठीक है, चीनी के मूल्य दिया गया है और व्यय दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यय के पास चलते हैं, ये व्यय हो गया हमारे पास। व्यय पहले व्यय 10% बढ़ जाता है, ठीक है, व्यय जो है 10% बढ़ जाता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10 एकम 10, 10 धाम 100, 1/10। अब कहा गया है कि बढ़ जाता है, तो पहले कितना था खपत, सॉरी पहले व्यय कितना था, पहले व्यय हमारे पास 10 था, अब बढ़ गया है, इसलिए कितना हो गया, बढ़ गया, इसलिए हो गया ये 11, बढ़ जाएगा तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मूल्य के पास चलते हैं, क्योंकि मूल्य हमको नीचे, मूल्य मतलब दर ही होता है ना, हमको खपत निकालना है। अब मूल्य पहले 30% बढ़ गई है, तो मूल्य पहले 100 था, अब 30% बढ़ गया। इसको भी यदि हम फ्रैक्शन में मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, 30% बटा 100, ठीक है, 0 से 0 घटा तो 3/10 हो गया। पहले कितना था हमारे पास, दर कितना था, इसको मैं लिख लूँ क्या, ये हमारा क्या चीज था, व्यय था, ये व्यय हो गया। उसके बाद मैं दर लिख लेता हूँ, ये दर, पहले दर 10 था, अब क्या हुआ है, ये वृद्धि हुआ है, वृद्धि हो जाएगा तो 10 3 13। अब देखिए हमारे पास व्यय भी आ गया, दर भी आ गया, खपत निकालना है, खपत के लिए क्या हो गया, व्यय में दर को भाग देना होता है, व्यय में दर को भाग देना है, तो इसको अगर भाग देंगे तो हमारे पास खपत आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके पास खपत, खपत आ जाएगा 1, पहले खपत, ये उसको पहले लिख लीजिए, ये पहले और ये बाद वाला है, पहले खपत 1 था, अब बाद में बस इसको भाई भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 11/13, माइनस करेंगे तो हमारा खपत आ जाएगा, पहले खपत 1 था, अब आ गया 11/13, मतलब 1 से भी कम है, अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 में 1 गया, 11 में 1 गया, कितना हो जाएगा आपके पास इसमें, सॉरी 13 है ना, तो 13 में 11 बचा आपका 13 हो जाएगा, 11 में 13 में इसकी इस प्रकार से माइनस कीजिए, 13 - 11/13, ठीक है, इसको एलसीएम निकाल के बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/13, ठीक है। अब खपत कितनी है, 2/13, पहले कितना था 1, प्रतिशत में अंतर कितना आ गया, अंतर निकाल लीजिए, प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपको प्रतिशत में चेंज करना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2/13 गुना 100, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 200/13 होता है, 200/13 का मान क्या हो जाएगा आपका, 200/13 का मान हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, जो से बाहर नहीं जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 15 के आसपास आ जाएगा, ये 15.38%। कैसे निकाला, फिर से देख लीजिए, व्यय निकाला, पहले 10 व्यय हो रहा था, बाद में 11 होने लगा, दर पहले 10 था, बाद में 13 होने लगा, खपत निकालना है तो व्यय और दर को भाग दिए, व्यय और दर को भाग दिए तो पहले खपत 1 आ रहा है, बाद में 11/13 आ रहा है, हमने अंतर निकाला, अंतर तो निकालना पड़ेगा, अंतर आ गया 2/13, ये अंतर हो गया, 2/13 इसका अंतर हो गया, ठीक है। अब इसका हमने इसको क्या किया, प्रतिशत में चेंज किया, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बस इतना ही था, बात कुछ नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, यदि किसी एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% हो, ठीक है, तो यदि व्यक्ति 1500 स्क्रू का उत्पादन करता है, दूसरा व्यक्ति, ठीक है, यदि दूसरा व्यक्ति 1500 स्क्रू का उत्पादन करता है एक दिन में, तो पहले व्यक्ति कितना स्क्रू बनाएगा, ठीक है। क्या क्या है, सिंपली है, बाकी कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आपका ये क्या है, पहले व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की क्षमता दी गई है 1/3, ये किसके बराबर है, ठीक है, ये हमारे किसके बराबर है, दूसरे व्यक्ति का आधा है, दूसरे व्यक्ति का आधा है, आधा मतलब 50/100, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बना कितना रहा है एक दिन में, तो 500 बना रहा है, सॉरी 1500 बना रहा है, अब इसका हम आधा कर देते हैं, ठीक है, प्रतिशत में लगाना है ना प्रतिशत, इसलिए हमने इसको आधा कर दिया, प्रतिशत था इसलिए हमने इसको आधा कर दिया। अब देखिए, अब इसको कैसे कर सकते हैं, 15 पंचे हो जाएगा आपके ये 75, ठीक है, 15 पंचे हो जाएगा 75, ठीक है, या फिर इस प्रश्न को कुछ ऐसे बना लीजिए ताकि दिक्कतें ना हो, वैसे तो इतने में बन जाएगा, फिर भी आपको अधिक काटने की आवश्यकता ना हो, इसलिए हम इसको यहाँ फिलहाल नहीं काटते, ठीक है, इसको हम आगे ले जाते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ये हो जाएगा आपका 1500 गुना 50% निकालना है ना, 50% के लिए हम 100 लगा देते हैं।
अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा ये 99, और 99 और एक हो जाएगा ये 100, ये 100 हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 300। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 300। क्यों? जब भी हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग लगाना होता है, 100 से भाग लगाएंगे तो ये नीचे 300 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ये 1500 गुना 50 बटा 100। ठीक है, बस ऐसे निकालना है। अब एक का मान निकालने के लिए हम सब कुछ से पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1500 गुना 100 50 गुना, ये हो जाएगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा, ये पहले से 100 है, ये 100 और ये वाला 100। ठीक है, अब जो कटता है उसको काटते जाइए, नीचे 4 जीरो है तो ऊपर भी 4 जीरो काटिए, 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, कट गया। अब देखिए 15 पंचे 75 मतलब 750, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, 75 और 3 गुना करेंगे तो हो जाता है 2250। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2250 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि बाद में काटना आसानी होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं काटा था। हाँ, इस कौन से प्रश्न कौन से एग्जाम में आता है इसको मैं बताना आपको भूल जाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका ये है आपका सीजी व्यापम में एसएमएस में पूछा गया था। कब? 2018 में पूछा गया था इसको। कब? 2018 में इसको पूछा गया। अगला प्रश्न, 18 ग्राम जो है 7 किलो 200 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा? 18 ग्राम जो है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर वाला तो हमारा ग्राम ही है तो ये 18 ग्राम हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7200 ग्राम, तो ये 7200 ग्राम होगा। प्रतिशत के लिए आप 100 लगा लीजिए, लग गया भैया। ये देखिए 00 से 00 कटेगा, 18 का 18, 18 चौके 72, ये हो गया 1/4। प्रतिशत में 1/4 है, लेकिन हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, यदि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तब कैसे चेंज करेंगे, ये देखिएगा। फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करने जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा, सिंपली आप ऐसा कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो 1 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, नहीं जाएगा 0 लगाइए, फिर यहाँ 0 लगाइए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5, ये हो जाएगा आपके पास 0.25%। यदि फ्रैक्शन में कहा गया होता तो 1/4 इसका आंसर है, क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको आगे और सॉल्व किया। हाँ, ये प्रश्न कब पूछा गया था? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है सीजी व्यापम एसएमएस में 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, अब सीधा पहले ये नाम बता देंगे, फिलहाल आपको देखना है। 2 टेलर है एक्स और वाई को उनके नियोक्ता ने कुल 550 रुपये सप्ताह प्रदान किए। यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो तो y की राशि प्रति सप्ताह कितनी होगी? ठीक है, यदि आप साथ साथ बनाना चाहे तो बना लीजिए, लेकिन ये आपके एग्जाम का ही प्रश्न है। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा कि आप साथ साथ बनाते चलिए और स्वयं अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप कितने समय में बना सकते हैं। मुझे आपको बताना इसलिए मुझे समय लगता है, नहीं तो मेरे लिए बहुत ईजी है ये बनाना। ठीक है, तो मेरे लिए जितना इजी है उतने से ज्यादा आपके लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठने, मुझे तो एग्जाम में बैठना नहीं है। इसलिए चलिए, तो सबसे पहले ये ध्यान लीजिए कि ये पेपर हुआ कब था और ये कब आया था। ये आपका आया था, व्यापम की प्रश्न है, इसमें लिखा है NNRI, ये आपको पूछा गया है 2018 का प्रश्न है, व्यापम के द्वारा पूछा गया था। सिंपली इसको आपको एक लाइन में बनाना है। एक लाइन में कैसे बनाएंगे, ये देखिए x और y है। ठीक है, y को प्रदान की गई राशि 120% हो तो मतलब y को ज्यादा पैसा मिला है। ठीक है, क्या कहा गया, x की राशि y को प्रदान की गई राशि का 120% हो, इसका मतलब है x की वैल्यू ज्यादा है, y का कम है, तो y को हम 100 मान लेते हैं और x को मान लेते हैं 120। बस हमारा रेशियो बन गया। 0 से ये 0 कटा, 2 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो टोटल रेशियो में राशि कितना आ गया, 6 5 11 अनुपात में इनको पैसा वितरण किया गया था, इनको प्राप्त हुआ है। टोटल हमारे पास है 11 और हमारे पास एक टोटल पहले से है 550, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रेशियो में 11 और ओरिजिनल कितना है 550, भाग लगा देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 11 पंचे 55, मतलब एक को मिला है 50 रुपया। ठीक है, तो y की राशि हमको पूछा गया है, इसकी राशि पूछा गया है, y की राशि पूछा गया है। ठीक है, y की राशि पूछा गया है, तो y का
रेशियो में कितना है 5, तो 5 गुना 50, 5 गुना 50, 5 में 25, 250। ये ऑप्शन आंसर है कि हमारे पास 250 ये लीजिए, बिना कोई एक्स माने, बिना कुछ किए। हमने 120 क्यों लिखा, क्योंकि इसको 120% ज्यादा मिला है ना, इसका मतलब y को 100 मिला होगा। फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका अनुपात में 6-5, टोटल हो जाएगा 11, और हमारे पास टोटल पहले से दिया गया है 550। दोनों को इक्वल किए, एक का वैल्यू निकाले 50, एक का वैल्यू निकाले तो ये हो गया इतना। अगर ये हमको x का पूछता तो x का हमारे पास रेशियो है 6 और एक का वैल्यू है 50, 6 पंचे 30, 300, दोनों को जोड़ लीजिए 550 ही आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कर्मचारी की मजदूरी में कंपनी द्वारा 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि एग्जाम में ये कब पूछा गया है। ठीक है, ये किस वर्ष का एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके पूछा गया है, व्यापम का एग्जाम है, DEAG 2018 में ये व्यापम के द्वारा पूछा गया है। बहुत इजी प्रश्न है, बुक में जाओगे तो कम से कम 10 लाइन का आंसर है। हम यहाँ पे आपको बस एक लाइन में बताएंगे, बस एक लाइन में, और वो भी कंसेप्ट के साथ। कोई ट्रिक याद मत रखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न के लिए ट्रिक याद रखना किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल होता तो बहुत लोग नौकरी लग गए होते ट्रिक के माध्यम से। देखिए 20% की कटौती की गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कटौती का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो 20% को हम सबसे पहले रेशियो में लाते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5 कमी करना है, कटौती करना है। ठीक है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले कितना था उसके पास, है ना, पहले कितना पैसा मिलता था, तो पहले 5 रुपए देता था। सॉरी, मजदूरी कंपनी द्वारा, मजदूरी मतलब ठीक है, राशि में ही कम किया गया। पहले 5 रुपए देता था, अब कम कर दिया गया है, एक तो 4 रुपए मिल रहा है। ठीक है, पहले 5 रुपए देता था, अब कटौती करने की वजह से 20% कटौती करने की वजह से उसको 4 रुपए दिया जा रहा है। कहा गया है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की तरह करना है। ठीक है, तो पहले कितना मिलता था, मैं यहाँ लिख दूं क्या, पहले 5 रुपए मिलता था और बाद में 4 रुपए मिलने लगा। लेकिन यदि वापस उसको 5 रुपया करना है तब कैसे करेंगे। अगर 5 रुपया अगर पहले जैसे करना है तो उनके पास 4 रुपए तो पहले से ही है, 1 रुपये बस उसको और देना है। 5 रुपए करना है ना, पहले जैसा करना है तो पहले 5 था, अब 4 हो गया है। पहले की जैसा करना है तो 4 तो मिल ही रहा है, 1 रुपया बढ़ाना है, 1 रुपया हमने बढ़ा दिया। किस पर बढ़ाना है, बाद वाले पर बढ़ाना है, तो बाद वाले को बढ़ाना है तो नीचे लिखिए और इसको 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना उपयोग किए प्रतिशत में लाने के लिए। ठीक है, यदि आपको प्रतिशत नहीं पूछता तो फ्रैक्शन हमारा वैल्यू आ गया था, लेकिन प्रतिशत पूछा गया है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, तो 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, 25% वैल्यू बढ़ाएंगे तब कहीं जाके पहले जितना उनको वेतन मिलना शुरू होगा। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन बनाता, भले आपको लग रहा है आपको 3 लाइन, लेकिन ये एक ही लाइन का प्रश्न है। अगर बहुत सारे एग्जाम में जाओगे तो आपको ये लिखेगा यदि कमी करना है तो 100 में प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, ऐसा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये और जो ट्रिक है ना आपके सभी इस लगभग इसके जैसे जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी में काम आ जाएंगे। 25% ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं, यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटा दिया गया तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। इसमें हमेशा कमी होती है 1% की। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होती है, हमेशा 1% की कमी होती है। जिसको यदि इसको ट्रिक से बनाना हो तो इसका ट्रिक होता है r²/100। लेकिन r कब वैलिड होगा, जब एक ही r होगा, मतलब 10% घटाया जाए या 10 बढ़ाया जाए, 9 बढ़ाया जाए, 9 घटाया जाए, 100 बढ़ाया जाए, 100 घटाया जाए, r एक ही होना चाहिए। तब की स्थिति में है 10 × 10, कितना हो जाएगा, 10 × 10, ये हो जाएगा आपका 100, आ गया 1। लेकिन यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि एक कमी हुआ कि बढ़ा हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति में कमी ही होता है। अब इसको हम प्रोसेस से कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ एक आ गया तो पता नहीं चल रहा कि कम है कि बढ़ा हुआ है, पर होता कमी ही है। पर हम देखते हैं, सबसे पहले 10 का फ्रैक्शन आपको पता है ना, 1/10 होता है। प्रतिशत में 10% को अगर फ्रैक्शन में लाते हैं तो 1/10 होता है, तो ये 1/10 हो गया। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले और बाद, ऐसा आपका आंसर आ गया। लेकिन बनाना जरूरी है, अगर कहीं भूल गए तब कैसे करेंगे, ये आपका मेथड बहुत जल्दी आपको काम आने वाला है। तो पहले 10% बढ़ाया गया। ठीक है, 10% बढ़ाया मतलब पहले 10 था उसको बढ़ा के 11 किया गया, एक जोड़ दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद 10% घटा दिया गया,
घटाया गया तो पहले 10 था, अब माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गुना कर दीजिए तो 10 दाम हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 11×99। देखिए पहले उसको 100 रुपये मिल रहा था, अब 99 रुपये मिल रहा है, तो एक की कमी हुई ना, तो इस यही हमारा उत्तर होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, आप चाहो तो वह ट्रिक भी लगा सकते हो, लेकिन ट्रिक हमेशा हर जगह काम आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक नगर में 25% परिवारों के पास फोन है और 15% के पास कार है। 65% परिवारों के पास न तो कार है न तो फोन है। 2000 परिवार के पास कार और फोन दोनों है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कथन आपको पढ़ना है। 10% परिवारों के पास कार और फोन दोनों है, 35 परिवार के पास कार या फोन दोनों है, और ये ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को पकड़िए, यह साफ कहा गया है कि 65% परिवार के पास न तो फोन है न तो कार है। इसका मतलब ये है कि 35% के पास या तो फोन है या तो कार है। ये हुआ ना, तो मेरा ये तो सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ठीक है। ये तो मेरे को मान के चलो कि ये सही हो गया। अब ऊपर कुछ और लिखा है क्या, देखिए, ठीक है, ये सही हो गया ना। 35 के पास या तो फोन है या तो कार है। अब हम यहाँ देखते हैं 25% ऐसे हैं जिसके पास क्या है, फोन है, जिसके पास क्या है, फोन है, और 15% ऐसे हैं जिसके पास कार है, ठीक है। तो टोटल कितना प्रतिशत हो गया, ये टोटल हो गया हमारा 5 5 10 और ये 40। तो 40% के पास फोन और या तो फोन है या तो कार है, लेकिन हमको पहले से पता है कि 35% के पास कार या फिर फोन है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। अब ये 5% ऐसे हैं जिसके पास दोनों है, क्या है, दोनों है। 5% के पास क्या है, ऐसा दोनों है, और हमारे पास वैल्यू दिया गया है कि 2000 लोगों के पास फोन और कार दोनों है। इसका मतलब है 5 के बराबर हो जाएगा 2000। और यदि हम पूरा इसका परिवार की संख्या निकालना चाहें तो एक का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 से भाग लगा देंगे एक के लिए, और गुना किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो 100 अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000, ये 40,000, ठीक है। 40,000 परिवार के पास क्या है, मतलब टोटल नगर में 40,000 लोग रहते हैं। तो इसमें से 2 और 3 तो सही हो गया। अब वो एक लिखा है कि 10% परिवार के पास कार और फोन दोनों, जब गलत है, 5 के पास दोनों है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें से 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक टेलीविजन का सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य में कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए, सेम है। कब पूछा गया ये प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है। ये आपके पूछा गया है 2017 में RI में पूछा गया है। व्यापम ने लिया इस एग्जाम को, RI 2017 का पेपर है, सॉरी एग्जाम का प्रश्न है, ठीक है। एक ही लाइन में बनाना है, दिक्कत मत करना, ठीक है। क्या कहा है, 25%, तो 25% को आप फ्रैक्शन में लिखिए, ये हो जाएगा 1/4। क्या आ गया, 1/4। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो उसके पास कितना बढ़ा दिया गया है, पहले मूल्य 4 रुपया था, अब उसको 5 बढ़ा दिया गया, मतलब 5 4 में एक जोड़े तो 5 आ गया। अब हमको वापस 4 करना है, ठीक है, वापस 4 करना है, तो कितना घटाना होगा, 1 घटाना होगा। किस पर घटाएंगे, 5 पर घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 20% आपको घटाना होगा, तब कहीं जाके वापस वैल्यू आ जाएगा ये प्रकार से, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारी वो बताएंगे, जैसे आप किस पर R लिखवाएंगे, फिर 100 प्लस करना, R करना, ऐसा कुछ मत याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका लाभ आने वाला भी बनने वाला है, इसी ट्रिक से। आप इसको ट्रिक कीजिए कहें या फिर आपको कुछ मान लीजिए, पर इसी से आपका एग्जाम में बनने वाला है। पांच अलग अलग ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक याद करने की दिक्कत है, यदि मान लीजिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आप प्लस माइनस करते रहना, तो आपको याद हो जाएगा, नहीं ये तो मुझे प्रतिशत वाले प्रश्न में करना था या फिर लाभ हानि वाले प्रश्न में करना था। तो ट्रिक याद मत लिखिए, केवल कॉन्सेप्ट सीखिए। मैंने क्या कहा, हमारे पास 4 रुपया था, 5 रुपया होगा, हमको वापस 4 में जाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा।
किस पर कम करना पड़ेगा, बढ़े वाले पे कम करना पड़ेगा, तब ना 4 में जाएंगे, बस हो गया, वैल्यू निकल गया, बस और क्या सोचना। अगला प्रश्न, 3 परीक्षाओं में जिनमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, एक विद्यार्थी को प्रथम और द्वितीय परीक्षा में क्रमशः 45%, 55% अंक प्राप्त हुए। 60% का समग्र अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने आवश्यक है? ठीक है, कितने अंक प्राप्त करना उसको आवश्यक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये कब का प्रश्न है। ठीक है, ये आपके RI 2017 का प्रश्न है, RI 2017 का प्रश्न है, व्यापम ने इसको लिया था। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए हमारे पास दिया गया है 3 परीक्षाओं में। ठीक है, तो 3 परीक्षा हो गए हैं और एक परीक्षा में अधिकतम अंक होता है 500, तो ये हो जाएगा टोटल 300 गुना 5, 3 गुना 500 इक्वल टू 1500 का अंक है, 1500 अंक होने वाला है। ठीक है, हमको समग्र कितना लाना है, तीनों मिला के 60%। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 1500 का 60% निकाल लेते हैं। 1% के लिए 100 से भाग देंगे और 60 से गुना करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, 1% के लिए 100 से भाग लगाएंगे क्योंकि वो मूल है, 60% के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 00 से 00 कट गया, यहाँ पे 1 0 लिखिए, 15 छक्के 90, मतलब 900 अंक मुझे लाना है। तीनों परीक्षा मिला के मुझे 900 अंक तो लाने ही है। अब क्या कहा गया है, ये देखिए, प्रथम में 45% प्राप्त किया। ठीक है, प्रथम पेपर में या फिर प्रथम परीक्षा में 45% प्राप्त किया गया। एक पेपर का कुल अंक कितना है, 500, तो 500 का 45% निकाल लीजिए, ये 500 हो गया, 500 का 45% निकाल लेंगे, नीचे लगाएगा 100, 00 से 00 कट गया, 45 पंचे कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 45 पंचे 225, ये 225 लाए। दूसरा एग्जाम में कितना लाया है, 55%। ठीक है, तो प्रत्येक परीक्षा 500 अंक का था, 55% ज्ञात करना है, नीचे 100, 00 से 00 कट गया, 55 को 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 275 अंक, ये 2 अंक हो गया। पूछा क्या गया है, तो तीसरी परीक्षा में कितना अंक लाए, हमको टोटल 900 लाना है, अभी तक हमने कितना ला लिया है, ये देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 900 में माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। यह होता है 400, 500 अंक ला चुके हैं हम। ठीक है, टोटल लाना था 900, 500 अंक ला चुके हैं, तो तीसरा परीक्षा में कितना लाना होगा, हमको 400 और लाना होगा, तब न कहीं जाकर 900 होगा। समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, टोटल 1500 अंक था, उसमें से हमको समग्र मतलब तीनों एग्जाम मिला के टोटल 60% प्राप्त करने थे और 60% का मान है 900। पहले एग्जाम में 225 आया, दूसरे में 275 आया, टोटल आ गया 500। तो तीसरे प्रतिशत में 900 लाने के लिए हमको 400 अंक लाना होगा। प्रतिशत बोलता तो हम इसका प्रतिशत भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगर बात के बाद यदि आपको ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं गया, आंसर तो आ गया है, यदि पूछा जाता कि अगले तीसरे परीक्षा में कितना प्रतिशत लाना होता, तो देख लीजिए ये 400 जो है 900 का कितना प्रतिशत है, बस आंसर आ जाएगा। ये 00 से 00 काट देंगे, अब इसको आप गुना कर भाग कर लीजिए, 400 को 9 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि प्रतिशत में पूछता तब, वैल्यू पूछा है, वैल्यू आ चुका है। अगला प्रश्न, 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हम या तो ग्राम में बदलो या किलोग्राम में बदल लो, मतलब एक ही है। प्रश्न कब पूछा गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया है आपके अमीन में पूछा गया है। कितने पूछा गया है, अमीन में। ठीक है, ये आपके अमीन एग्जाम 2017 का प्रश्न है। अमीन एग्जाम जो सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया था 2017 में, उसका प्रश्न है ये। ठीक है, तो 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर सिंपली सोचो कि किलोग्राम में तो किलोग्राम भी लिख देते हैं, 2.5 बटा 20। ठीक है, 2.5 बटा 20। प्रतिशत पूछा गया है ना, तो प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे। अब पॉइंट है, पॉइंट से यदि हमको हटाना है तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, क्या हो जाएगा 52 गुना 100 और नीचे हो जाएगा आपका 200। ठीक है, ये 00 से 00 कट गया, 2 एकम 2 और ये 26 बार में चला गया, मतलब 26%।
5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का 26% है। अगला प्रश्न, एक गांव की जो जनसंख्या है 3 वर्ष पहले, ठीक है, एक गांव की जो जनसंख्या है 3 वर्ष पहले 2,50,000 थी। यदि जनसंख्या पिछले 3 सालों में क्रमशः 3, 4 और 6% की दर से बढ़ रही है तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? क्या कहा गया है? गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? हमारे पास क्या वैल्यू दिया गया है? हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया गया है। कितना दिया गया है ये देख लीजिए, 2,50,000। कितना है? 2,50,000 दिया गया है। पहले साल कितना बढ़ा? 3% को हम 103 लिख सकते हैं, 100 लगा दीजिए प्रतिशत के लिए, गुना इसके बाद फिर से 4% बढ़ा तो इसको 104 लिखिए। 104 क्यों लिखा है? क्योंकि बढ़ रहा है ना, कम होता तो 100 में माइनस करते, बढ़ता है तो उसको 100 में प्लस करके लिखा जाता है और नीचे 100 तो लिखना ही है। क्यों? प्रतिशत के लिए। 6% बढ़ गया तो इसको 106 लिखिए और 100 लिखिए। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। नीचे कितना जीरो है? तो ऊपर हमको 4 जीरो दिख रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर अपने रख लीजिए। ठीक है, पूरे को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको मिल जाएगा। आप काट फिट कर लीजिएगा, कैसे करना है मैंने बता दिया है, बस इतना करने से आपको आम मिल जाएगा। काट नहीं चाहते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। उसके बाद और काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा। उसके बाद अब बनाते रहिए, एग्जाम में आपको आंसर ये लाना है काट फिट करके। बाकी काट फिट तो आप कर ही सकते हैं, बनाना कैसे मैं ये बता देता हूँ। अगला प्रश्न हो सकता है आज हम इसको लास्ट प्रश्न करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस यदि आप लेते हैं तो 30% छूट मिलेगा, दूसरा लेंगे तो 50% छूट दे देंगे, तीसरा लेंगे तो 80% छूट मिलेगा और चौथा तो फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति पहला जींस 700 रुपये वाला चूज करता है, दूसरा जींस 800 वाला पसंद करता है, तीसरा जींस 2000 वाला पसंद करता है और चौथा जींस जो है 4000 वाला पसंद करता है। तो लास्ट में उसको कितना पैसा देना होगा? यानी कंडीशन उसने क्या रखा था, यदि आप 3 जींस ले लेते तो चौथा फ्री होगा, तो इस 4000 तो उसको देने की आवश्यकता ही नहीं है। पक्की बात है, 4000 देने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि पहले बोले दुकानदार ने। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक जींस पर उसको कितना पटाना होगा। सबसे पहले हम पहले जींस के पास चलते हैं। पहले जींस का वैल्यू कितना है? पहले जींस का वैल्यू है 700 रुपया, तो ये हो गया आपका 700 रुपया। छूट दिया जा रहा है 30%, तो कितने में दिएगा वो? 70% में देगा। ठीक है, 100 में 30 छूट हुआ तो 70% में ही ना देगा, तो ये 00 से 00 कट गया, 7 सत्ते 49। इतना में एक जींस का मूल्य कितना हो गया यहाँ पे? 7 सत्ते 49, 490 रुपया यहाँ हो गया एक जींस का वैल्यू। ठीक है, अब हम दूसरे जींस के पास चलते हैं। दूसरे जींस के पास चलते हैं, दूसरे जींस को कितने में दे रहा है वो? दूसरे जींस का रेट है 800 रुपया, ये हो गया 800 रुपया। छूट कितना दे रहा है? 50%, मतलब इसका आधा, 8 पंचे 40, 400 रुपया। ठीक है, तो दूसरे जींस के लिए उसको 400 रुपया दुकानदार को पेड करना होगा। तीसरे जींस के पास चलते हैं। तीसरे जींस का मूल्य कितना है? 2000 रुपया। ठीक है भैया, ये 2000 रुपया है, 2000 रुपया हो गया। अब क्या कहा गया है, इसको मैं 80% छूट करूंगा बोला है, मतलब 20% ही दाम लेने वाला है। ये 20%, 00 से 00 आप काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 00, 4 दूनी 4, 400 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 400 रुपया। चौथा जींस तो फ्री में है, चाहे वो 4000 का हो या 1 लाख का हो, कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 90, 1290 रुपया उसको दुकानदार को पेड करना होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रश्नों को देखा। ये आपके सीजीपीएससी व्यापम जो एग्जाम चाहो उसमें आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको प्रतिशत का क्लास करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।